जी हाँ, तो बड़ौदा पर महा कवरेज जनता टीवी की तरफ से, और हमने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से बड़ौदा का ये जो रण है ये आगे बढ़ा और किस तरीके से बड़ौदा का रण अपने अंजाम तक पहुंचा है। अब परिणाम की बारी है, जिसके लिए 10 तारीख तक का इंतजार हम सबको करना पड़ेगा और 10 तारीख को ये पता चल पाएगा कि आखिर किस तरीके से मतदाताओं ने किस पार्टी के प्रत्याशी को या किस निर्दलीय को अपना प्यार दिया है, कौन सा प्रत्याशी यहां से जीत का सेहरा बांधेगा, किस प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाएगी। इन तमाम चीजों के लिए 10 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आज बहुत सारे तस्वीरें बहुत सारी देखने को मिली, बहुत सारे बयानात सामने आए, तो आज एक बार फिर से हम आपको बड़ौदा लिए चलेंगे और वहां की इस अग्नि परीक्षा से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी योगेश्वर दत्त के बयान से रूबरू कराते हैं। योगेश्वर जी, ये अभी आपकी स्थिति को देखते हैं यहाँ पर बहुत बढ़िया माहौल है यहाँ पे और लोगों में बहुत उत्साह है। इस बार लोगों ने मन बनाया कि भाई ये बड़ौदा की तरक्की का, विकास का, बड़ौदा को आगे ले जाने का चुनाव है। जी, एक बार इंदुराज नरवाल को भी सुन लेते हैं, किस तरीके से जीत का दावा कांग्रेस की तरफ से भी जारी है। एक किसान विरोधी गरीब के विरोध छत्तीस बिरादरी को तोड़ने आई बीजेपी सरकार ने। टक्कर किस चीज की टक्कर? जमानत जब्त होगी बीजेपी की और हमारी जीत निश्चित है। इनका कहना है कि जमानत जब्त होगी योगेश्वर दत्त की और कांग्रेस की जीत तय है। तो जोगेंद्र मलिक जो इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी है वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। 2 सीट से ही 3 सीटर फिर आगे 90 तक जाते हैं। ये तो उनकी छोटी सोच है कि वे 1 सीट वाले कैसे सोच सकते हैं। ये तो सबका अधिकार होता है मेहनत करना और अपना अधिकार मांगना। तो ये तो उनकी छोटी सोच है। ये 100% जस्ट निकल जाएगी ना, और जब बीजेपी की सरकार गिरेगी तब उनको पता लगेगा 1 सीट वाली पार्टी क्या कर सकती है। जी हाँ, तो आज इस तरह की तस्वीरें लगातार देखने को मिली हैं और लगातार अब सवाल यही है कि आखिर किसके तरफ ये मतदान जाएगा और किस राजनीतिक दल का आंकड़ा चंडीगढ़ में एक बढ़ता हुआ नजर आएगा, इजाफा होगा, उसकी ताकत बढ़ेगी, या फिर कांग्रेस जो अपने दिवंगत विधायक की वजह से एक अंक पीछे आ गई है उस एक अंक को फिर से हासिल कर पाएगी। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, मिलवाते हैं। सबसे पहले राजीव जेटली जी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। राय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस की तरफ से। राय सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ओंकार जी हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से जुड़े हुए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जेटली जी, दिवाली भारतीय जनता पार्टी मनाएगी या दिवाला होगा? देखिए, दिवाली तो सभी बनाएंगे, पूरा देश दिवाली बनाएगा। जीत हार की बात हो रही है। जिस तरीके से आज जनता का झुकाव भारतीय जनता पार्टी को, प्रेम भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने को मिला, उससे ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि भारतीय जनता अपने जी जब दिवाली बनाने के लिए ये मैं किसी को मना नहीं करूंगा, चाहे वो कांग्रेस है, वो इनेलो हो, सबको अधिकार है, हार जीत लगी रहती है, लेकिन आप दिवाली जरूर मनाइएगा, दिवाली से पीछे मत हटिएगा। बड़ौदा की जनता को एक ईमानदार सरकार चाहिए, बड़ौदा की जनता को एक भोला वाला ईमानदार प्रत्याशी चाहिए था जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, और एक ऐसा विधायक चाहिए जो वह डिलीवर करके दिखाए। तो योगेश्वर दत्त जी अच्छे खासे मार्जिन के साथ बड़ौदा के अंदर अपनी जीत दर्ज करवाने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से यह दावा किया जा रहा है राजीव जेटली जी कि जमानत जब्त होगी भारतीय जनता पार्टी के इस गठबंधन के प्रत्याशी की और एक तरफा एक मुश्त जीत कांग्रेस की होने वाली। नहीं, मैं कांग्रेस के दावे का खंडन नहीं करता, लेकिन हैरानी तब होती है कि बड़ौदा के अंदर आजकल टीवी बेचने वाले लोगों ने टीवी तो देना शुरू कर दिया, लेकिन रिमोट साथ नहीं देते हैं। एयर कंडीशनर वाले एयर कंडीशनर बेच रहे हैं, लेकिन रिमोट बड़ौदा चुनाव के बाद देंगे या रिजल्ट आने के बाद देंगे, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि जो भी आदमी रिमोट हाथ में लेके घूमता है
तो उस पर कांग्रेस उंगली उठा देती है और बोलती है कि ये ईवीएम को सेट करने वाला रिमोट है। तो ये बड़ा अजीब सा माहौल बना हुआ है कि आप एक तरफ कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होगी और दूसरी तरफ कोई बेचारा आज की डेट में टीवी का रिमोट लेके भी घर से बाहर नहीं निकल सकता, उस पर भी आपको शक होता है। तो कहीं ना कहीं संदेह तो उनके मन में है कि जो चुनावों का रुझान है, जो रिजल्ट आने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाला है। ये बात खुद कांग्रेस बार बार स्पष्ट कर रही है, पहले से अपनी हार को कबूल कर रही है और जब वो कबूल कर ही रही है तो इसलिए मैंने आपकी चर्चा में कहा था कि कम से कम परिणाम जो भी हो लेकिन आप दिवाली जरूर मनाइएगा। मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहूंगा कोई बात नहीं, अगली बार कोशिश कीजिएगा लेकिन इस बार दिवाली जैसे त्योहार को धूमधाम से मनाइएगा। ठीक है राजीव जी, मैं लौटता हूँ आपके पास। राय सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राय सिंह जी, जब भी एक अच्छी खासी वोटिंग होती है और जब परसेंटेज की तरफ नज़र जाती है तो राजनीति के जानकार ये मानते हैं कि जब अच्छी खासी वोट हो तो वो परिवर्तन की तरफ इशारा करते हैं। यहाँ 6 बजे तक 68% मतदान हो चुका था, जो पिछले चुनाव में 2019 में भी 68% ही मतदान था। इस बार 68 को क्रॉस करने के लिए यानी कि 70 प्लस मान करके हम लोग चल रहे हैं कि जो परसेंटेज रहेगा वो 70 प्लस रहेगा। क्या ये बदलाव है और बदलाव को आप किस तरीके से देखेंगे? देखिए, एक पत्रकार होने के नाते तो मैं ये कहूँगा कि बदलाव दोनों तरीके से, सरकार के तरफ से भी एक बदलाव है और चूंकि आपके विधायक यहाँ से 3 बार से रहे हैं तो वो भी एक बदलाव की कड़ी हो सकती है। साकेत जी, सबसे पहले तो मैं आज बड़ौदा की बहादुर और सम्मानित जनता, विशेषकर मतदाताओं का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस उत्साह, उमंग और सत्ता के खिलाफ वोट डाला है और विशेषकर उन सभी जो कर्मचारी, पुलिस बल और दूसरे हमारे हरियाणा सरकार के वहां पर अधिकारी लगे हैं और आपकी भी पूरी टीम मीडिया की, इन सब लोगों ने पिछले बड़ौदा की चुनावी प्रक्रिया के दौरान इस प्रकार से कार्य किया है। एक बात तय है कि बड़ौदा की बहादुर जनता ने किसान मजदूर के साथ छत्तीसगढ़ के भाईचारे को बनाए रखते हुए कांग्रेस के समर्थन में वोट किया और इस बात के लिए बड़ौदा की जनता का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने समाज विरोधी जो भाजपा का सत्ता का संतुलन बनाए रखने का हमेशा से प्रयास रहा है। जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई तो इन्होंने जाति पर, क्षेत्र पर, मुद्दों पर और टिप्पणियां करके वहां का माहौल खराब करना चाहा, लेकिन ये विकास विरोधी भी है साथ साथ। राय सिंह जी, आपने तो कहा कि रोहतक का बदला ले लो। मजदूर की एकता को रखते हुए राय सिंह जी, हरियाणा प्रदेश में राय सिंह जी, आपने तो दीपेंद्र हुड्डा ने तो कहा, आंदोलन का एक परिणाम, दीपेंद्र हुड्डा ने तो कहा राय सिंह जी कि रोहतक का बदला ले लो। सरकार को चर्चा करने आप भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे हैं, ऐतिहासिक कदम उठाया है। आप भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे हैं राय सिंह जी। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा था बड़ौदा के मतदाताओं को कि रोहतक का बदला ले लो। तो बदले की जो भावना एक जन्म डालने की कोशिश की जा रही है वो तो आपके सांसद की तरफ से की जा रही है। साकेत जी, इस प्रकार के जो राजनीतिक वक्तव्य होते हैं वो चुनावी दृष्टिकोण के हिसाब से मौके पर दिए जाते हैं। तो फिर ऐसे में तो बीजेपी भी ये कह सकती है ना राय सिंह जी, अनेक ऐसे मुद्दे आए जो अभी आरोप आप लगा रहे थे, जो अभी आरोप आप लगा रहे थे भारतीय जनता पार्टी पर राय सिंह जी, जो अभी आरोप आप लगा रहे थे, जो आरोप अभी आप बीजेपी पर लगा रहे थे, जो आरोप अभी आप बीजेपी पर लगा रहे थे, वो बीजेपी भी कह सकती है कि जो चुनावी मौके में इस तरह की बातें हो जाती हैं, जैसे आपने अभी कह दिया कि चुनावी मौसम में इस तरह की बातें की जाती हैं या हो जाती हैं, जो भी है। इसके अलावा आप देखते हैं कि हमारे जितने भी हमारी आदरणीय लोकप्रिय अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी और हमारे सीआरपी लीडर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित सभी हमारे कुलदीप बिश्नोई जी, हमारे किरण चौधरी जी नेता और जितने भी जयप्रकाश जी पूर्व केंद्रीय मंत्री और सभी विधायकगण और पूर्व विधायकगण सभी ने एक सुर में कांग्रेस को ही सामने रखकर विचारधारा के आधार पर हरियाणा प्रदेश के हर वर्ग की बात को उठाकर चुनाव में अपनी बात रखी है और कहा है कि 1 वर्ष के जो इनका कार्यकाल रहा है, जो लूट के लिए इनकी एक साजिश रही है सत्ता के दम पर, इन्होंने पिछले चाहे कोरोना काल में देखिए, चाहे बाद में किसानों की धान और उसकी फसल और उसके 3 काले कानून को लेकर देखिए, हर प्रकार से पूरे के पूरे विपक्ष ने एक आवाज में कहा है कि हरियाणा प्रदेश की खुशहाली के लिए कांग्रेस को वोट दें और उसी बात पर हमने वोट मांगा। ठीक है ओंकार जी,
साकेत जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं की एक बात सुन के थोड़ा सा हंसी भी आती है और हैरान भी होता हूँ कि सारे नेताओं के नाम बोलने पड़ते हैं। उनको लगता है कहीं हमको इल्जाम ना लग जाए किसी ग्रुप का, तो इतने सारे 10-15 नाम गिनवा के उन्होंने बोला कि इन्होंने अपील करी थी वोट के लिए। तो ये पहले यहाँ मुद्दा दूसरा है, यहाँ पर मेरे मित्र साकेत जी ने दीपेंद्र हुड्डा जी का वोट उठाया। मैंने कहा कि इसके अलावा हमारे कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी हरियाणा प्रदेश के हितों की रक्षा की बात की। अशोक तंवर जी के साथ लगा हुआ था। नहीं, अरे ये अच्छी बात है आपके लिए, मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, ये किसी भी नेता के लिए अच्छी बात है। सबका नाम लेंगे तो कहीं ना कोई सहारा रह जाएगा। जैसे अशोक तंवर जी के साथ लगे थे वो बेचारे सारे के सारे गायब हो गए हैं, तो एक पूरा का पूरा कैडर ही गायब कर दिया गया है। तो मैं एक आपकी अच्छी बात है। यहाँ पर समस्या आपकी दूसरी है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी चुनाव के पहले पखवाड़े में हार मान चुके थे, क्योंकि उन्होंने हार का ठीकरा उनकी नापसंद जो हरियाणा प्रदेश के आपके अध्यक्ष हैं धनखड़ साहब, उनके सिर पर फोड़ने का प्रयास किया है। तो ये मुद्दा आपका ज्यादा है, हमारा केवल एक प्रयास है। जैसे साकेत जी ने कहा कि हमने हरियाणा प्रदेश के 36 बिरादरी और सभी वर्गों की आवाज को मुद्दा बनाकर चुनाव। अब इन्हें लोग का रुख कर लेते हैं। ओंकार जी, इंडियन नेशनल लोकदल को इस मतदान के बाद आप कहाँ देख रहे हैं? बड़ौदा की बहादुर और निडर जनता का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बहुत ही संजीदगी से इस चुनाव में हिस्सा लिया। और मैं बताना चाहूंगा कि बीजेपी ने इस चुनाव में साम दान दंड भेद सारी नीतियां अपनाई। 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक 20 रुपए का नोट स्पेसिफिक सीरीज का लोगों को दिया गया कि वो गैस सिलेंडर और सिलेंडर में भरी हुई गैस मुफ्त उस 20 रुपए के नोट में दे रहे थे। आज सवेरे गनाना और दूसरे गांव में 2 युवकों को पकड़ा गया जिनके पास एक स्पेसिफिक मशीन थी और जिन्होंने कबूला कि वो बीजेपी की तरफ से है और बीजेपी की तरफ से मशीनों को हैकिंग करने के लिए प्रति व्यक्ति प्रति वोट 1000 रुपए उनको मिले हैं। ये जो लोकतंत्र की हत्या है, मैं कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में जनता का हित, जनता की राय, जनता की सेवा सर्वोपरि होती है, लेकिन जनता के मत को गंदे हथकंडों से अपनाने में बीजेपी पहले भी माहिर रही है और इस बार भी इन्होंने ये साबित कर दिया है कि ये कोशिश कर रहे हैं, कोशिश में कामयाब नहीं होंगे। आज सवेरे गनाना गांव और बुटाना गांव, इन 2 गांव से 2 युवक पकड़े गए हैं। उसकी जो कंप्लेंट है हमारे प्रदेशाध्यक्ष नपे सिंह राठी जी ने चुनाव कमिश्नर को भी कर दिया है और चुनाव आयोग को भी कर दिया है, जिसके बारे में इनको संज्ञान लेके इस बारे में सख्त डिसीजन लेना चाहिए ताकि जनता के हित में जनता की राय सर्वोपरि होकर इस चुनाव का मुद्दा बने और चुनाव में साबित हो। ओंकार जी, एक सवाल का जवाब मैं चाहता हूं आपसे। जी, राय सिंह जी भी ने भी और आपने भी, आप दोनों ने अपनी अपनी बातों को जो रखना शुरू किया, तो आप दोनों ने कहा बहादुर और निडर। बड़ौदा की बहादुर और निडर मतदाताओं को आप दोनों सम्मान देते हैं या जो भी कहा आपने। मैं इन दोनों शब्द के मायने समझना चाहता हूं कि बहादुर और निडर, ऐसा तो है नहीं कि ये कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और वहां पर आतंकवादियों ने कह दिया है, या नक्सलाइट इलाके में चुनाव हो रहे हैं वहां पर कह दिया गया है कि जी अगर आप आए तो गोलियों से भून दिया जाएगा। इसके बावजूद मतदाता आ रहे हैं और अपने पोलिंग कर रहे हैं, अपना मतदान कर रहे हैं। आप तो सक्रिय मुझे लगता है कि जिम्मेदार शब्द का अगर आप इस्तेमाल करते, जिम्मेदार मतदाता, तो आई थिंक कि वो ज्यादा सूटेबल होता है यहाँ पर, आप बजाय इसके कि बहादुर और निडर, क्योंकि किसी युद्ध पर नहीं जा रहे थे वो। मैं वही बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब आते हैं हल्के में, बड़ौदा हल्के में, तो वो कहते हैं कि अगर आपने सरकार के साथ गए तो आपके यहाँ का ये काम होगा वो काम होगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आपने अगर सरकार के खिलाफ वोट किया, किसी अन्य को आपने विधायक बनाया, तो आपके हल्के के काम जैसे पिछले 6 साल और पिछले 10 साल में नहीं हो पाए, अब भी नहीं हो पाएंगे। तो बहादुर शब्द इसलिए मैंने वो यूज कर रहा हूँ कि उस जनता ने मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री दोनों के प्रलोभन को दरकिनार करने की कोशिश करी है, इसलिए मैंने बहादुर शब्द प्रयोग किया उसकी। राजीव जेटली जी, जवाब। साकेत जी, देखिए मैं पहले भी इस बात को रख रहा था कि इनेलो के प्रवक्ता या कांग्रेस के प्रवक्ता बड़ौदा में जाएंगे, किसी भी दुकान वाले से रिमोट मांगेंगे तो वो 11 तारीख की डेट देगा आपको देने के लिए, क्योंकि खतरा है वहां पर। इल्जाम लगा देना किसी के ऊपर, कोई बच्चा जा रहा है, कोई राजस्थान से बच्चे थे, उनको पकड़ लिया, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया केवल इस बात के लिए कि इनके हाथ में रिमोट है। तो रिमोट नहीं बिक रहा है आजकल वहाँ, बाहर से लेके आप घर में टीवी चलाना है, मैनुअली चलाइए, एसी चलाना है हाथ से चलाइए, रिमोट से आप ना तो
टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, ना टीवी का चैनल चेंज कर सकते हैं। इतने बुरे हालात कर दिए आप लोगों ने। लेकिन यहाँ पर इशू ये है कि जो बड़ौदा की जनता है, बड़ौदा की जनता जानती है कि मेरी बेहतरी किस बात में है। बड़ौदा की जनता जानती है कि कौन सी ऐसी सरकार है जो निष्पक्ष होकर ईमानदारी से, पारदर्शिता से आपका विकास कर सकती है। हम ये कहते हैं कि चुनावों का रिजल्ट आएगा, दुर्भाग्य की बात इनके लिए हो सकती है तो इन्होंने चुनाव में कहीं स्टैंड नहीं कर रहे, खड़े नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे किसी भी परिस्थिति में हम जीते ना जीते, जो भी रिजल्ट आए, उस रिजल्ट में जो हमारा प्यार बड़ौदा की जनता के लिए वो ऐसा ही बरकरार रहेगा। ये बात हमने प्रूव करके दिखाई है। और मुख्यमंत्री जी ने बार बार जो विधायक, आप अपने विधायकों से पूछेगा कभी जाकर के, तो विधायक भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, इनेलो के रहे हैं, कांग्रेस के रहे हैं, उनको भी जब विकास की जरूरत पड़ती है तो मुख्यमंत्री जी ने वही विकास का फंड उनको दिया जो विकास का फंड हमें भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को देना होता है। कहीं भेदभाव नहीं रखा जाता, कहीं भेदभाव नहीं रखा जाता। तो नुकसान में बड़ौदा की जनता कभी भी नहीं आने वाली, नुकसान में बड़ौदा की जनता कभी नहीं आने वाली है। पूछ रहे हैं पिछले 6 साल में बड़ौदा का विकास क्यों नहीं हुआ? देखिए, बिल्कुल हमने तो बार बार आंकड़ा रखा, हमने तो इलेक्ट्रिसिटी का आंकड़ा रखा, हमने पानी का आंकड़ा रखा, हमने सड़कों का आंकड़ा दिया, हमने तो चुनाव रैली में हर सभा में इस बात को रखा कि कितना हमने विस्तार करके दिखाया वहां पर। और मैं सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि कोई भी कांग्रेसी नेता ने या इनेलो के नेता ने सार्वजनिक मंच में ये नहीं कहा कि जैसा बड़ौदा है हम वैसा ही रखेंगे। आप भी तो विकास की बात कर रहे थे ना, इसका मतलब ये वो विकसित जगहें नहीं थी। जब तक आपकी सरकारें वहां रही आप उसको नहीं दे पाए। अगर आप दे पाए होते तो ये बात करते कि हम ऐसा ही बड़ौदा रखेंगे जैसा बड़ौदा। हम छोड़ के खैर आज लड़ने वाला विषय नहीं है, क्योंकि अब तो चुनाव हो चुका है ईवीएम के अंदर, उसका रिजल्ट कैद है। ईवीएम में जब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप ये बात जरूर रख सकते हैं कि कौन कौन सी कमियां रह गई थी जिन्हें हमें और सुधारना। तो आप सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, ऐसा नहीं कि 10 तारीख को बाद आपके पास सुधार की गुंजाइश नहीं होगी। राजीव जेटली जी एक चीज और ओंकार जी आ रहा हूं आपके पास। राजीव जेटली जी, मैं ये जानना चाह रहा था, क्या इस एक परिणाम को गठबंधन की सरकार के 1 साल के रिपोर्ट कार्ड के तौर पर भी देख सकते हैं? दूसरी चीज, क्या इस चुनाव परिणाम को 3 कृषि कानून के पक्ष में या उसके खिलाफ मतदान के रूप में भी देख सकते हैं या देखना चाहिए? देखिए, बहुत सारे उपचुनाव हुए हैं इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, वक्त वक्त पे हुए हैं। आपने भी देखा मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के अंदर बहुत सारे उपचुनाव हुए हैं। बहुत सारे उपचुनावों में कई बार भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली और कई बार जीत नहीं भी मिली। लेकिन उस उपचुनाव के बाद जब उन्हीं राज्यों के अंदर चुनाव हुए या केंद्र के चुनाव हुए तो रिजल्ट बिल्कुल विपरीत था। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई रिपोर्ट कार्ड हम बाकायदा जारी करते हैं, अपनी 1 साल की उपलब्धियां जनता के सामने रखते हैं, विपक्ष को आमंत्रित करते हैं कि अगर इसमें कोई त्रुटियां हैं तो हमें बताइए, अगर कोई त्रुटियां हैं। लेकिन हमने जब भी अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा, हमारे पास विपक्ष की तरफ से कोई त्रुटि नहीं आ पाई। उसके अलग से, उसके अलावा कोई नारा निकाल दिया जाए तो वो उनका व्यक्तिगत स्वभाव है, उसमें निकालना है क्योंकि उनको राजनीति करनी है। लेकिन हम रिपोर्ट कार्ड को जनता के सामने रखते हैं। चुनाव क्या राजीव जेटली जी, आपको ये नहीं लगता कि मतदाताओं ने आपके 1 साल के कार्यकाल को देखते हुए भी, ये 1 साल का जो टेन्योर पूरा हुआ है आपका, उसको देखते हुए भी वोट किया होगा? देखो, देखिए, बहुत सारे पैरामीटर्स बीच में होते हैं। हमारा प्रत्याशी होता है एक ईमानदार भोला वाला प्रत्याशी। मैं भोला वाला शब्द बार बार उनके लिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो खुद सार्वजनिक मंचों पे इस बात को कहते हैं मैं नेता नहीं हूँ, क्योंकि वो तो एक आम व्यक्ति है। एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होने के बावजूद ये बड़ौदा की जनता चुनाव प्रचार तो उस दौर में भी राजीव जेटली जी पहुंच गया था जहां पर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये इंदुराज नरवाल वर्सेस योगेश्वर दत्त वर्सेस जोगेंद्र मलिक वर्सेस राजकुमार सैनी वर्सेस जो बाकी और 10 निर्दलीय हैं। यहाँ तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के दिग्गज नेता, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, इन लोगों के बीच लड़ाई है और इन्हीं लोगों के बीच ये मतदान, ये चुनाव हो रहा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप देखेंगे तो कोई भी चुनाव क्यों ना हो, हमारा काडर, हमारी एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत सभी नेताओं को जाना होता है। चाहे वो किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, और अगर एक विधानसभा का चुनाव भी होता है तो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को वहां पे कार्यकर्ता के तौर पर काम करना पड़ता है। तो ये तो हमारी तो परंपरा है।
बाकी किसी की मजबूरी हो सकती है कि उनको ज्यादा नेताओं को लाना पड़ा या नहीं लाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी तो नगर निगम के चुनाव के अंदर भी आप देखेंगे तो पूरी सक्रियता के साथ काम करती है, अपने बड़े से बड़े नेताओं को कहती है, उनको ड्यूटी सौंपी जाती है, बकायदा उनको कार्य दिए जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आए या छोटे नेता आए। हाँ, बड़े और छोटा नेता की गणना अगर करनी है तो हो सकता है कोई राजनीतिक दल दूसरे करते होंगे, उनको उनका फायदा या नुकसान जो भी मिलता होगा वो करते होंगे, लेकिन हमारे साथ ऐसी परंपरा नहीं। ठीक है, राय सिंह जी से एक सवाल करता हूं। राय सिंह जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेस मनोहर लाल हो गया ये मतदान की जैसे जैसे तारीख नजदीक आती गई? साकेत जी, इससे पहले आपने कहा था कि हमने बड़ौदा की बहादुर जनता को सम्मानित और लीडर क्यों कहा है। मैं उसकी बात का आपका जवाब देता हूं कि जब सत्ता में दबाव, तनाव, डर, भय के दम पर लोगों के ऊपर शासन किया जाए और ऐसे में जब चुनावी प्रक्रिया उपचुनाव के रूप में सामने जाती है और जब जनता निर्णय करती है कि अब हमें कैसा फैसला लेना प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए, तो ऐसे में वो मतदाता बहादुर और लीडर होकर सत्ता की परवाह न करते हुए, उनके आंख तक भय और डर को दूर भगाते हुए जब मतदान करते हैं तो प्रदेश के हितों की रक्षा होती है। दूसरी बात, आपने कहा है कि यह चुनाव मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच का, ये एक राजनीतिक गणना हो सकती है आप लोगों की, ये आपका एक विश्लेषण हो सकता है, लेकिन यहाँ पर चुनाव जो है वो प्रदेश में 1 साल और उससे 5 वर्ष पहले जो इनकी अत्याचारी सरकार ने जब शासन किया उसका परिणाम 1 वर्ष के बाद किस प्रकार से बड़ौदा की जनता पूरे हरियाणा का एक साइनोरियो, एक दृष्टिकोण आधार मानकर जब मतदान करेंगे, ये चुनाव का एक असली गणना है। और यहाँ पर आप देखिए कि पूरे प्रदेश के अंदर एक बात तय हो चुकी है कि हरियाणा का प्रत्येक वर्ग आज सरकार से बेतहाशा दुखी है और यह मौका है उस चुनाव में जनता के पास कि उनको लगे कि वो सरकार जो है उसको चलता करने का, सरकार को सत्ता से हटाने का और इस लूट और गठबंधन की जो सरकार है इसको बेदखल करने का समय आया है। तो ऐसे में यह चुनाव प्रदेश के उन मतदाताओं के निर्णय। रही बात, जहां तक बात है, मेरे मित्र कह रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव में इस प्रकार की गड़बड़ियां नहीं हुई, जो आरोप लगाए जा रहे हैं। आप देखिए, रात के अंधेरे में लगातार पिछले 2 दिनों से और दिन के उजाले में अलग अलग तरीके से घर घर में सिलेंडर पहुंचाए जा रहे हैं। क्या ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? शराब बांटना इनका पुराना धंधा रहा है और शराब बांटने का जो तरीका है, पहले तो जहां तक भाजपा की कार्यशैली है वो ऐसी रही है कि सत्ता में भय, डर, पैसा इनका एक आधार रहा है। चाहे लोकतंत्र को किस प्रकार से शर्मसार करना है, अगर वो नैतिकता के आधार पर कमजोरी रूप से देखा जाए तो इनका एक प्रकार से भाजपा का यह चेहरा है। पूरे देश में देखिए, जहां जहां पर भी चुनाव प्रक्रिया भाजपा ने हिस्सा लिया, यह सरकार को तोड़ने का इनका तरीका है। तो ये किसी प्रकार से नैतिकता पर कभी खड़े नहीं उतरे। और अब इनके साथ क्योंकि गठबंधन में जेजेपी है, उनको लूट का पुराना अनुभव है। और आप देखिए, कोरोना के समय में जिस समय शराबबंदी थी और उस शराबबंदी में भी इन्होंने शराब और रजिस्ट्री को डाला करके लोगों को प्रभावित किया और अपना धंधा चलाया। तो इनको अनुभव है कि चुनाव में किस प्रकार आचार संहिता का उल्लंघन किया जाए। और रही बात इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, कहीं पर बुजुर्गों को दवाई के नाम पर, कहीं पर महिलाओं की मदद के नाम पर इन्होंने खुलेआम लिफाफों में पैसा डाला है और उसकी जांच हो रही है। हमारे पास इनपुट आ रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं और हमारे जो चुनावी पर्यवेक्षक हैं और पार्टी की तरफ से हमारे वरिष्ठ नेता वो देखेंगे, उसको रखेंगे और चुनाव आयोग के पास जाएंगे कि हम आगे क्या कार्रवाई करेंगे। तो इन लोगों की पहली दृष्टि में जो हार है वो तय है, वो साफ हो चुकी है। ठीक है ओंकार जी, प्रदेश का मतदाता बहादुर, निडर और समझदार भी है। क्या आपको नहीं लगता कि वो ये नहीं चाहेगा, कतई नहीं चाहेगा कि वो इंडियन नेशनल लोकदल का उम्मीदवार जिताकर चंडीगढ़ भेजे और उनकी संख्या 2 कर दे? ये विधानसभा चुनाव कंप्लीट पूरे प्रदेश का नहीं है जहां पर आपकी सरकार बन सकती है। अभी तो मतदाताओं को ये पता है कि बहुत से बहुत हो जाएगा तो 1 से 2 हो जाएंगे आप। ऐसे में उनके लिए अगर आप विकास की बात करते हैं तो कहां से कर देंगे? साकेत जी, एक सिर्फ मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि पिछले 1 वर्ष क्या, पिछले 6 वर्ष का इतिहास देख लीजिए।
अगर जनता की आवाज सड़क से लेके विधानसभा तक अगर किसी ने उठाई है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने उठाई है। विधायक एक जरूर है हमारा, लेकिन एक विधायक 89 के ऊपर भारी है। कोरोना काल में जब सारे नेता, सारे विधायक, सारे मंत्री, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी कोरोना के डर से अपने कमरों में बंद थे, तब भी हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी मंडियों में किसानों के हितों की रक्षा कर रहे थे। तो जनता ये देखती है कौन व्यक्ति उनके हितों की रक्षा कर रहा है, कौन व्यक्ति उनके हितों को सड़क से लेकर इस विधानसभा तक लड़ सकता है। 2019 के विधानसभा चुनाव में जो आपके प्रत्याशी थे ओंकार जी, वो जनता के हित की बात नहीं करते थे, इसीलिए सिर्फ आपका एक एमएलए है। ये जो परिस्थितियां थी पिछली बार 2019 के चुनाव की, ये परिस्थितियां सारे देश और प्रदेश को मालूम है, क्योंकि यहाँ पे एक नया दल जेजेपी जो हमारे वोटर को, जो हमारा कैडर वोटर था, उसको बरगला के किसी तरीके ले दी थी। और यही बड़ौदा की स्थिति है। बड़ौदा में पिछली बार 32,600 वोट जो जेजेपी को मिले थे, वो जेजेपी को बीजेपी के विरोध में मिले थे। और मेरे भाई जो बीजेपी वाले हैं वहां पे ये कहते फिर रहे थे कि जेजेपी की इतनी और बीजेपी की इतनी, हमारी तो 70,000 होगी। ये जो 70,000 है, इसमें 32,600 इनेलो का कैडर वोट था, और वो कैडर वोट जेजेपी को सिर्फ बीजेपी के विरोध करने के लिए मिला था। जब दुष्यंत चौटाला जी ये कहते थे कि शादी खट्टर की और फोटो मोदी की, ये ऐसी बातें करके हमारा वोटर बरगला गया था, जो आज हमारे पास वापस आ चुका है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, बीजेपी ने इस चुनाव में जितने ओछे हथकंडे अपनाए हैं वो निंदनीय है, और जितने भी इसने करवाए हैं ये लोकतंत्र की हत्या के समान है। ये हमारे को, आपको, जनता को, सबको देखना पड़ेगा कि बीजेपी जब भी चुनाव में आती है ये ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाकर जनता के अधिकार को डिमोलिश करने की कोशिश करती है। आज लोकतंत्र का मायना तो यही है ना कि जनता का हित सर्वोपरि हो, जनता की इच्छा सर्वोपरि हो, लेकिन ये प्रलोभन देके 20-20 रुपए में सिलेंडर देके, शराब देके, पैसा देके, या राजीव जेटली जी जरा इसका जवाब दे दीजिए। जो प्रलोभन की बात इनेलो कर रही है, प्रलोभन की बात कांग्रेस ने भी जिक्र कर दिया, ये प्रलोभन क्या है सर, और क्या कर रहे हैं आप लोग? ये प्रलोभन ये भी है कि ये मैं जरा राजीव जेटली जी से जवाब ले लेता हूँ। राजीव जेटली जी से बोलिए। साकेत भाई, मुझे लगता है 10 तारीख की डिबेट के लिए जो ट्रेनिंग दी थी उन्होंने 3 तारीख को ही उसका सारा का सारा डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दिया। ये ट्रेनिंग तो 10 तारीख के लिए दी थी, आपको भूल गए शायद। ये बताया था कि आपने ये बोलना है 10 तारीख को, आपने 3 तारीख को ही बोल दिया। बचा के तो रखिए, यही बात है आपने 10 तारीख को बोलनी है कि आप जो चुनाव जीते हैं प्रलोभन देके जीते हैं, ईवीएम हैक करके जीते हैं, जनता को पिघला के जीते हैं, जनता को सुविधाएं देके जीते हैं। अब ये 10 तारीख को बोलिएगा तो अच्छा लगेगा। अभी बहुत जल्दी है। अब तो ऐसा लग रहा है अभी हार मान के बैठ गए हैं, ऐसा लग रहा है आप अभी हार मान के बैठ गए हैं। आपने तो डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने, आपने तो कह दिया सेक्टर सुविधाएं जनता को दे दी हमने चुनावों के अंदर। चुनाव में जनता ने हमारे को कोशिश करी, हमने आप ये सोचिए, आपने प्रलोभन देने तो बोलिए, कोशिश करी जनता को। मैं आपकी बेहतरी के लिए कह रहा हूँ कि 10 तारीख तक बचा के रखिए इन बातों को, आगे काम आएंगी आपके बातें। आज बोल रहे हैं कि 10 तारीख को क्या बोलेंगे सर? बात ये है पड़ेगा हमें क्या? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने ट्रेनिंग दी गई होगी, क्या बोल। मुद्दे की बात यह है, मुद्दे की बात यह है, देखिए इस प्रदेश की जनता ने एक बार नहीं 2 बार बार, ठीक है, हम पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में नहीं हुआ करती थी, लेकिन टेस्ट नहीं लिया था ना, उन्हें पता ही नहीं था भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो कैसी होगी। और यहाँ पर इनेलो की सरकार रहती थी या कांग्रेस की सरकार रहती थी, मजबूरी होती थी उनको इनेलो या कांग्रेस में से किसी एक का चुनाव करना पड़ता था। जब से जनता ने ये महसूस किया कि गुंडागर्दी रहित प्रदेश भी हो सकता है, लीडर डगर डंडा, अभी ये डिबेट ही इन्होंने इसी बात से शुरू करी। डिबेट में इन्होंने बहादुरी, ऐसा लगा जैसे तलवार लेके आने वाले डिबेट करने के लिए। अरे भाई बहादुरी, आपने बहुत अच्छा करके भाई बोला कि अपनी सूझबूझ से जनता ने अपना वोट किया, अपना मैंडेट दिया, ये बहादुरी की चर्चा हो। अरे भाई भूलिए, बड़ौदा की जनता कोई ये पूरा बड़ौदा अखाड़ा नहीं है जहाँ कुश्ती करवा रहे हैं, यहाँ चुनाव हो रहा है। उस पहलवान हमारा कैंडिडेट जरूर हो सकता है, लेकिन चुनाव हो रहा है, चुनाव के अंदर जनता बेहतर तरीके से समझती है कि मुझे इसका चुनाव करना है, किसको चुन करके लेके आना है। और इस प्रदेश की जनता ने टेस्ट लिया ईमानदारी का, इस प्रदेश की जनता ने देखा कि बिना पैसों की भी नौकरी मिल सकती है। आपने देखा पहले तो बड़े बड़े नेता मंच पर खड़े होकर बोला करते थे, आप बताइए आपके बड़े नेता आज भी मंच पे खड़े होकर बोलते हैं कि नहीं बोलते कि भाई मैंने इतनी नौकरी दे दी। अब ये बताइए, ये आरोप लग रहा है, सुन तो लीजिए, आपने कितनी नौकरियां दी, नौकरियों के ऊपर तो आपने
फाइल लगा रखा है। अब तो मुख्यमंत्री जी ने कोरोना को बहाना लगा के एक वर्ष के लिए तो नौकरी बंद शोर मचाने से वोट नहीं बढ़ जाएगा आपका। सुन लीजिए, नहीं आपने नौकरी दी बिना पैसे शोर मचाने से वोट बढ़ता होता तो आप कल कुछ फायदा भी नहीं जाता। मैं केवल ये बात कह रहा हूं, नौकरी दी मैं अरे आपको नौकरी का भी आइडिया नहीं पता, आप टीवी पे बैठे हैं। कम से कम अगले के पढ़िए करिए। हमने लगभग 75% जितनी कांग्रेस सरकार ने 10 साल में नौकरियां दी, उससे 75% फालतू नौकरियां हमने मात्र 5 साल के अंदर दी थी। और ये आंकड़ा हमने सार्वजनिक किया है, ये आंकड़ा हमने सार्वजनिक किया है। अगर किसी को आपत्ति हो तो वो RTI लगा के इस बात को चेक कर सकता है। अब यही मुद्दे की बात है। मैंने आपसे कहा चुनाव नहीं हो रहा, आज चुनाव नहीं हो रहा, आज चुनाव नहीं हो रहा, आराम से मीठी मीठी बातें करते ना, कोई बात नहीं। आज चुनाव नहीं है, चुनाव हो चुका है, रिजल्ट आना है। बता के रखिए, झूठ मत बोलिए, आपको कितनी नौकरियां बता के रखिए। मैं आपसे कुछ और कह रहा था कि जनता ने टेस्ट नहीं लिया था। भारतीय जनता पार्टी गुंडा रहित माहौल प्रदेश के अंदर ये दे सकती है। तो अपने दिल पे हाथ रख के, अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, चलो दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या इस प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति के अंदर खौफ होता था कि नहीं होता था? आपने इतने हर गली के अंदर, हर कूचे के अंदर, गांव के अंदर आप जाते थे, एक बार सुन तो लीजिए। देखिए, जब गली कूचे में गांव में जाते थे, हर व्यक्ति कहता था ये फला गुंडा है, और इसके ऊपर किसी बड़े नेता का हाथ था, कांग्रेसी नेता का या किसी दूसरी पार्टी के नेता का। ये बहुत मशहूर है हरियाणा के लिए बात। अरे वो माहौल हमने खत्म कर दिया। एक दबंग अच्छा ठीक है, आप दोनों को रोक रहा हूं, के अंदर बैठा हुआ था, आप दोनों को रोक रहा हूं। एक बार राय सिंह जी के पास चलते हैं। जनता ठीक है राजीव जी, एक सेकंड होल्ड कीजिए। जनता आज शांति के साथ जीती है प्रदेश के अंदर। ठीक है राय सिंह जी, ठीक है ओंकार जी, एक सेकंड प्लीज। राय जी, पहले तो आपको मालूम है कैसे राय जी 10 तारीख को, राय जी 10 तारीख को ईवीएम को शाबाशी देंगे या ईवीएम पर दोष मढ़ेंगे? साकेत जी 10 तारीख को हरियाणा की हर मतदाता, विशेषकर जो हमारे बड़ौदा के बहादुर मतदाता, हम बार बार कहेंगे बहादुर और लीडर मतदाता, उनको बधाई देंगे। और हरियाणा प्रदेश मैं तो अभी के भाईचारे को बधाई देंगे। मतदाताओं ने जिस बटन को दबाया है वो बटन ईवीएम में है। हरियाणा प्रदेश ईवीएम की बात कर रहा हूँ राय सिंह जी, कांग्रेस पार्टी भारी मतों से जीतने जा रही है। मैं ईवीएम की बात कर रहा हूँ। ईवीएम को शाबाशी देंगे, ईवीएम को शाबाशी देंगे या ईवीएम को कोसेंगे, भला बुरा कहेंगे? नहीं, हम कभी भी अगर किसी प्रकार से भाजपा की जो लोकतंत्र को हत्या करने की बार बार पूरे देश के अंदर इनकी जो श्रृंखला रही है, हम उसको बार बार चुनौती देंगे, चैलेंज करेंगे। आप देखिए कि लोकतंत्र में इन्होंने चुनी सरकारों को इस प्रकार गिराया है। सवाल का जवाब इतना जटिल नहीं है। इस सवाल का जवाब राय सिंह जी, इस सवाल का जवाब इतना जटिल नहीं है कि आप बहादुर और निडर और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नीति इधर उधर चले जाए। सम्मान करेंगे, मैं तो सिर्फ सरकार के जो गठबंधन लूट की इनकी परिभाषा है, इसका अंत होने वाला है। राय सिंह जी, क्योंकि अभी भी आपको नहीं पता है कि 10 तारीख को क्या जवाब देना है, आपको पता नहीं कि 10 तारीख को क्या बोलना है, क्योंकि अगर परिणाम आपके अगेंस्ट आ गया तो आप कहेंगे जी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर ली गई। अगर आपके पक्ष में परिणाम आ गया तब तो आप कहेंगे ईवीएम अच्छा है जी, इस बार छेड़छाड़ कर नहीं पाए। आरोप जो है, इस प्रकार के आरोप जो है, जो बात है, हम उसका समर्थन नहीं करते। लेकिन हाँ, इस चुनाव के बाद यही देखने को मिला है, अगर पक्ष में तो ईवीएम बहुत अच्छा, अगर इसमें नतीजा निकल गया तो ईवीएम के साथ छेड़छाड़ी हो गई और परिणाम कांग्रेस के पक्ष में तय कर दिया है। मैं तो ये कह रहा राय सिंह जी कि हर बार तो यही होता है कि अगर पक्ष में आ गया तो ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं हुई, अगर पक्ष में नहीं आया तो ईवीएम से छेड़छाड़ हो गई। यही तो कांग्रेस की एक टेंडेंसी हो गई है। नहीं, ये कांग्रेस की टेंडेंसी किस प्रकार से नहीं रही है। हाँ, कांग्रेस की टेंडेंसी रही है कि जब लोकतंत्र पर हत्या होती है, चाहे वो कोई भी तरीका हो, चाहे वो इनका ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे सरकार गिराने के धन बल, आपने देखे हैं पूरे देश के अंदर कि किस प्रकार चुनी हुई सरकारों को, चाहे वो मध्य प्रदेश की हमारी सरकार रही हो, चाहे राजस्थान की सरकार रही हो, किस प्रकार, और मणिपुर की सरकार रही हो, इस प्रकार इन्होंने सरेआम सरकार में धन बल सत्ता का दुरुपयोग करके सरकार को गिराने का प्रयास किया है। राजीव जेटली जी, एक सवाल का जवाब आपसे चाहे वो चाहता कारण हूं। मशीन का भी हो, ईवीएम का भी हो, ठीक है। जब भी सरकार का सहारा लेंगे ठीक है राय कि सिंह, सरकार के लोग, तो हम इनको चुनौती देंगे, इन पर गंभीर आरोप लगाएंगे और इनको कटघरा में खड़ा करेंगे। ठीक है, एक काउंटर राजीव जेटली जी का। लालची, लुटेरे, डकैत
ये कांग्रेस के विधायक हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं। ये कह रहे हैं हमारे जो विधायक हैं, सुन तो लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुन तो लीजिए। अरे अब आप ऐसा तो तरीका, ये तरीका तो नहीं है। बात उठाइए तो बात का जवाब तो लीजिए, जवाब तो राय सिंह जी, राय सिंह जी सुन लीजिए, जवाब तो लीजिए। क्या हुआ, आप खुद बोल के फंस गए अपनी बात में। ठीक है, राय सिंह जी सुन लीजिए, राय सिंह जी सुन लीजिए अब जवाब। राय सिंह जी ठीक है, अभी जोश थोड़ा बचा के रखिए ना 10 तारीख के लिए, 10 तारीख के लिए थोड़ा जोश बचा के रखिए। और इनामे में जो नेता आज आपके साथ सत्ता के बीच में बैठे हैं, उन्होंने हरियाणा प्रदेश को लूटा है। आज आप उनके साथ सत्ता के मजे ले रहे हैं। जेटली जी, राजनीतिक परिकल्पना, राय जी पानी पीजिए, आराम कीजिए, जवाब देने दीजिए। राय जी हो गया, राय जी सुन लीजिए जरा, राजीव जेटली जी को भी सुन लीजिए। आप बड़ौदा गए नहीं लग रहा है मुझे, नहीं तो पूरा एकदम भाषण आपका पूरा रटा रटाया है, आपको बड़ौदा जाना चाहिए था। आप मैं बड़ौदा गया और मेरे जाते नेताओं ने मुझे वहां पर मौका दिया है, और रटा भाषण नहीं है। तो अच्छा बोलते हैं आप, नहीं आप अच्छा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं आप, अच्छा बोलते हैं, नो डाउट अच्छा बोलते हैं, तभी आप प्रवक्ता के तौर पर बैठे हुए हैं, अच्छा बोलते हैं। अब थोड़ा सुन लीजिए, अब सुन भी लीजिए, अब सुन भी लीजिए थोड़ा, अब सुन लेते हैं। राय सिंह जी जरा, राजीव जेटली जी भी प्रवक्ता हैं, वो भी अच्छा बोलते, जरा आप उनको भी सुन लीजिए। आप सारे लोग एक अच्छे प्रवक्ता, एक अच्छे वक्ता हैं, सब एक दूसरे को सुनेंगे तो थोड़ी से शब्दकोश भी और स्ट्रांग हो जाएगा आप लोगों का। राजीव जी आपका काउंटर। नहीं, मैं तो अच्छा नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन अपनी बात जरूर रखने की कोशिश करता हूँ। मैं तारीफ करूंगा दोनों प्रवक्ताओं की, दोनों पार्टियों से आए हैं, अपनी पार्टी के लिए फिर भी लड़ते हैं, चाहे भी बोल रहे हो। लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह है कि इन्होंने कहा कि हमारे विधायक बिक जाते हैं, लालची है, डकैत है, लुटेरे हैं। ये मैंने नहीं कहा, ये इन्होंने दोबारा रिपीट करवा दिया। अशोक गहलोत जी ने कहा था ये राजस्थान में, जिनके साथ वो सरकार चला रहे हैं। अब ये वही विधायक हैं जिनको आपने लुटेरा बताया, डकैत बताया, लालची बताया, और उसकी बोली भी लगा दी। एक विधायक की कीमत बताई थी अशोक गहलोत जी ने कि हमारा विधायक कितने कितने पैसे में बिका है। तो आपको देखो थोड़ी शर्म तो आनी चाहिए कि आज उन्हीं के साथ सदन में बैठते होंगे, जब वो विधायक आपकी तरफ देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे, आपके क्या सोचते होंगे। रही बात आपके युवा नेताओं की, जिनकी अनदेखी बोलने लग पड़े, बोलने लग पड़े, वो लोग आज आपके लिए सम्मानित है। आपके ज्यादा बोलने से उनकी कीमत कम नहीं हो जाएगी। जिन विधायकों को आपकी कीमत आप लगा चुके हैं, आज आप उनको बहादुर ज्यादा बोलने से उन विधायक की कीमत कम नहीं हो जाएगी, उतनी ही रहेगी जितनी अशोक गहलोत जी ने लगाई है। कि हरियाणा प्रदेश के बड़ौदा की ऐतिहासिक विजय जो है वो कांग्रेस के पक्ष में जा रही है, और आपकी हार विजय कहाँ से आ गई? हार से पहले ही मैं समझता हूँ कि कहाँ से को बात को इस तरीके से कह रहे हैं कि हम जीते ना जीते, आप इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मुझे लगता है वहाँ के उन्हें आपको सूचना दे रही है, प्रयास करेंगे। राय सिंह जी, राय सिंह। अच्छा राजीव जेटली जी, एक चीज मुझे बताइए, बड़ौदा क्यों इम्पोर्टेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्योंकि सरकार आपकी है, आगे 5 साल आपको अपनी सरकार की गाड़ी लेकर के चलनी है, 40 आपके एमएलए हैं, 41 क्यों जरूरी है बीजेपी के लिए? देखिए, हमारे लिए पूरा प्रदेश जरूरी है। आपने देखा, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी कहा था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, तो जो कल्पना भारतीय जनता पार्टी को लेकर प्रदेश में नहीं की गई थी, वो सब साकार होती नजर आई। पहले ये होता था कि चलो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली, हो सकता है बन गई होगी मोदी जी के नाम पे, ये बात बोली जाती थी बार बार। अभी देखिए आप कि जिस नेता के नाम पर एक राजनीतिक पार्टी कांग्रेस चलती है, जिस नेता के नाम पे चलती है, जो उनका सबसे बड़ा आइकॉन माना जाता है, हमने उसके घर में जाकर उनको भी हरा दिया। अब बताइए, दीपेंद्र हुड्डा जी रोहतक में आते हैं, रोहतक के अंदर भूपेंद्र हुड्डा जी घिरे हुए नजर आते हैं। तो ऐसे हालातों के अंदर आपको क्या लगता है, क्या वो रोहतक का बदला बड़ौदा में नहीं लेना चाहेंगे? बदलने की भावना है उनके अंदर। उनको लगता है कि मेरे को मेरे घर में हराया तो मुझे दूसरी जगह पर जाके अपनी सीट को बदलना चाहिए। और हमारी सीट नहीं रही है बड़ौदा, कभी हमारी सीट नहीं रही है बड़ौदा, लेकिन हम ये इंश्योर करते हैं आपको कि बड़ौदा इस बार भारतीय जनता पार्टी की खाते में आने वाली है। तो धीरे धीरे, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, देखिए पूरी तरह से सफाया होता ही चला जा रहा है, सफाया होता ही चला जा रहा है। आप बोल रहे हैं, बताइए कितने वोट से जीतेंगे, चलो बताइए।
अरे छोड़िए, बता दीजिए कितने वोटों से जीतेंगे हैं कि बड़ौदा की जनता ने फैसला कर दिया है, इसलिए आप पहले कह रहे हैं कि बड़ौदा हमारी सीट नहीं है। तो यहाँ पर ये तय है, हमने कहा हमारी सीट नहीं रही है, हमारी सीट देने वाली है, हमारी सीट नहीं रही है। मैं तो आज भी बोल रहा हूँ, हमें होती तो बताइए वो कौन सा भारतीय जनता पार्टी की जीत रही है जो केवल नारों के साथ, कभी 75 पार, कभी बड़े बड़े विकास के दावे, कभी जाति, कभी धर्म, कभी भाषा, कभी क्षेत्र और कभी भावनाओं के नाम पर लोगों को लाकर सत्ता में आए हैं। तो आप देखिए कि आपके 75 पार में आपकी कैबिनेट पूरी तरह हार चुकी है और वही कैबिनेट के चेहरे हारे हुए हताशे हुए लोग वहां पर चुनाव में वोट मांगने जा रहे हैं और जो चुनाव में जीत गए हैं वो मंत्री बनकर लूट रहे हैं पूरे प्रदेश को। तो हरियाणा प्रदेश की जनता इस बात को समझ चुकी है कि किसी भी प्रकार से भाजपा को एक दिन के लिए भी 10 तारीख के बाद सत्ता में नहीं रहना है और आपकी सरकार की उल्टी गिनती इसी दिन शुरू हो जाएगी। यह एक बात बिल्कुल समझ लो ताकि 10 राय सिंह जी, एक बार राजीव जी को पूरा सुन लीजिए, उसके बाद ओंकार जी के पास भी चलना चलना मुझे। राजीव जी आप अपनी बात कंप्लीट करें, फिर ओंकार जी के पास जाते हैं। और राय सिंह जी प्लीज इस बार इंटरप्ट मत कीजिएगा। हम छोटे बच्चे थे, ऐसे याद करके जाते तो टीचर बीच में भूल देना कोई लाइन तो मुझे कहते थे चुप हो जा मैं भूल जाऊंगा। तो यही ये वही हालात है, मैं कुछ और बोल रहा हूँ, कुछ और बता रहे हैं। मैं चर्चा किसी और बात की कर रहा हूँ, इन्होंने अपना रटा हमें फिर शुरू कर दिया। अरे मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ। अच्छा चलो, अच्छी बात है, मैं तारीफ करता हूँ आपकी। मैं केवल एक ही बात कह रहा हूँ, देखिए चुनाव हो चुके हैं और ईवीएम के अंदर कैद है, रिजल्ट 7 तारीख को आना है और आज नारों का वक्त नहीं है। आज इस हकीकत को जानने का वक्त है कि मेरी बड़ौदा की जनता को जो नहीं मिला था वो मिलना चाहिए। सरकार किसकी है किसके नहीं है, विधायक कौन है कौन नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है हमारे लिए सब्जेक्ट हार जीत के नहीं है। हमारे लिए सब्जेक्ट है कि बड़ौदा को अब विकास की दिशा में आगे लेकर के जाना है। बड़ौदा की जनता को कोई कसूर नहीं है। अगर वो जातिगत आधार पे गुमराह हो गई थी, जातिगत आधार पे पहले भी उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी वोटिंग करी थी, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। उन्होंने देखा है कि पिछड़ा बड़ौदा हमारा रहा है। तो हम बड़ौदा को आगे लेके जाना चाहते हैं, बड़ौदा का विकास करना चाहते हैं। हमारा विधायक वहां से होगा तो हमारा विधायक बड़ौदा की जनता के बीच में ही रहता है। विधायक एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करेगा, वो दोनों ही रूप में काम करेगा, विधायक है या नहीं है, लेकिन वो कार्यकर्ता के रूप में बड़ौदा की जनता के बीच में रहेंगे। और जब वो विधायक बनते जाएंगे तो ओंकार जी का एक काउंटर है आपके लिए। राजीव जी, ओंकार जी का एक काउंटर। ओंकार जी बोलिए। मैं पूछना चाहूंगा, इन्होंने अभी बोला कि बड़ौदा की जनता ने जो डिसीजन लिया था उसका खमियाजा जनता को भुगतना पड़ा। ये क्या कहना चाहते हैं कि अगर उनका विधायक इस बार हार गया, इनका प्रत्याशी इस बार भी आ गया तो भी जनता को खमियाजा भुगतना पड़ेगा? नहीं, मैंने कहा कि जब हमारी सरकारें नहीं हुआ आपने अभी बोला जब आपकी सरकारें हुआ बड़ौदा की जनता पड़ा तो आप विकास नहीं दे सकते। मेरी बात नहीं सुनिए, आप विकास नहीं करवा सरकार आप जीतने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम विकास करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हम इस परिणाम से अपने विकास को नहीं रोकेंगे। बड़ौदा की जनता को वो अधिकार मिलने चाहिए जो उनके अधिकार बनते हैं। अगर आपने पिछले 6 वर्ष में काम किया बड़ौदा की जनता का, सरकार आपकी है, तो आपकी ये लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए कि बड़ौदा की जनता के आपसे बता रहा हूँ कितने लंबे वक्त। देखिए आप दोनों पार्टियों की सरकार विधायक वहां पर आए हैं, दोनों मेरी बात तो सुनिए, दोनों प्रवक्ता इस बात को बोल दीजिए आज कि जो विकास हमने किया वो सबसे बेहतर था बड़ौदा की जनता के लिए। क्या कह सकते हैं? बड़ौदा में क्या नहीं हो सकता, क्या ये बात कह सकते हैं? बताइए, बोल दीजिए मेरे सामने हो नहीं सकता जिसको हमने करके दिखा दिया, ये तो बोल सकते हैं। नहीं बोल पाएंगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। क्वांटिटेटिव ना बताइए, क्वालिटेटिव बताइए, कितना काम किया, क्या काम किया? आपको यही तो आग्रह कर रहा हूँ, हम तो पूरी सूची रख रहे हैं। मैं तो आपसे यही आग्रह कर रहा हूँ कि आप कह दीजिए उससे बेहतर हो ही नहीं सकता। तो ये तो कह सकते उससे बेहतर नहीं हो सकता। अरे भाई आपकी सरकारें रही है, आप क्यों नहीं बोल रहे हो? झूठी बोल दीजिए यार, झूठी बोल दीजिए, बोलिए तो सही, इससे बेहतर बड़ौदा नहीं हो सकता था। एक काम बताइए जो आपने किया हो, कोई कॉलेज बनाया हो, कोई स्कूल बनाया हो, कोई बता दीजिए एक काम। अरे भाई साहब, हम राइस मिल वहाँ लेके आ रहे हैं, हमने वहाँ पर जो बिजली घरों में नहीं पहुंची थी हमने पहुंचाई। आपको पता है हरियाणा के अंदर बिजली की दशा क्या थी, हरियाणा में सड़कों की दशा क्या थी, बड़ौदा में दशा क्या थी, आपको आइडिया है? लेके बड़ौदा की जनता से पूछिए बिजली मिलती थी आपको? बिजली मिलती थी, इतनी बात तो पूछिए। रोजगार भी आ रहे हैं, लेके आने में तो बहुत कुछ है। आपने पीछे 6 साल में क्या किया? हाँ, मैं 6 साल का ही बता रहा हूँ। हमने 6 साल में जो सड़कों का निर्माण करा, जो ट्रांसफार्मर लगाए, अपनी हर रैली के अंदर किया है, हर रैली के अंदर किया है।
अब आप कह दे रहे नहीं, नाली बना दी, सड़क बनाई, तो कौन मानेगा? वो भी बड़ौदा की आपने नहीं करना वो महसूस, ऐसा मैंने महसूस करना। आपने रोजगार दिया कोई वहाँ पे, कोई बड़ी इंडस्ट्री लगाई, आपने वही बात कर दी अपने नेताओं वाली कि मैंने इतने रोजगार दिया। आप बताइए कैसे देते थे रोजगार? सड़क तो सभी अपने कार्यकर्ताओं को लिस्ट देते थे, पैसे जमा कराओ, रोजगार ले जाओ। हम नहीं करते ना ये काम। हमारे पास ऐसा आंकड़ा नहीं है कि मैं बोलूं बड़ौदा के विधायक को मैंने कितने रोजगार दिए, अरे वहाँ के कार्यकर्ता को कितनी नौकरियां बेची। हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा, जिससे आपने हमारे यहाँ नहीं होता, लोग नहीं बेचते हैं। आपके पास आंकड़ा हो सकता है, आप अपने कार्यकर्ताओं को फोन करेंगे विधायक को मैंने कितनी नौकरी बेची थी, कितनी नौकरियां निकली है सारों के। आपने किसी कार्यकर्ता को बड़े नेता को पुलिस भेज देगा, हम नहीं दे सकते। लीक हुए, आप क्या करते हैं सबको मालूम हो चुका है। कौन सा पेपर आपका लीक नहीं हुआ? जितने भी पेपर हुए हरियाणा में सारे के सारे लीक हुए हैं। आप ही की सरकार के दौरान लीक हुए। उसका रिजल्ट क्या आया है? पेपर लीक हुए, कमाल की बात कीजिए। रिजल्ट तो आप देखो क्या आएगा। क्या बात कर रहे हैं? रिजल्ट उसका आया है। आप 75 पार कह रहे थे, जनता ने 40 में बिठाया, ये रिजल्ट आया उसका। कोई बात नहीं, सरकार तो हमारी है ना, अगली बार 80 कर जाएंगे आप। हाँ बस अगली बार यही बात जाएंगे और आपकी एक भी नहीं रहेगी। आपकी एक भी नहीं चिंता न रहने कीजिए, हमारी तो चिंता न कीजिए बिल्कुल भी। आपकी एक भी नहीं रहने वाली। बिना सीट के भी जनता के बीच में रहती है और जनता के बीच में ही रहेगी। आप चाहते हैं कि आप बिना सीट के जनता के बीच में रहें? जरूर, क्योंकि सीट आने से जनता को ही मुसीबतें बढ़ जाती हैं। तो बिना सीट के रहेंगे तो कम से कम पोलाइट होकर तो रहेंगे, ये आप जो बात नरम रवैया तो रखेंगे, क्योंकि सीट आने के बाद तो रवैया बदल जाता है। हम आपको मुबारकबाद देते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे आप जनता के बीच में रहें, जो रास्ता आपने बताया जनता के बीच में रहेगा। आपकी राय की जरूरत नहीं है, हम जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आपकी मनोकामना पूरी हो या आपकी एक भी सीट आए और आप जनता के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल, आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला। राय सिंह जी से एक सवाल कर लेते हैं, आप दोनों को थोड़ा सा रोक रहा हूँ। राय सिंह जी, जिस सवाल का जवाब मैंने इनेलो से भी लिया और जिस सवाल का जवाब मैंने भारतीय जनता पार्टी से भी लिया कि क्या फर्क पड़ेगा बड़ौदा जीतने से, आपकी एक सीट जो आपके दिवंगत विधायक की वजह से खाली हो गई वो आपको एक बार वापस मिल जाएगी, और अगर वापस नहीं भी मिलती है तो भी क्या फर्क पड़ेगा कांग्रेस के लिए? साकेत जी, राजनीति में चुनाव हमेशा महत्वपूर्ण निर्णय देश और प्रदेश की राजनीति में फैसला करते हैं। जहां तक हरियाणा की राजनीति की बात है, ये पूरे मुद्दे चुनावी प्रक्रिया के दौरान भी आप देखते हैं, चीजें हमने पहले भी संवाद प्रक्रियाओं में भाग लिया, तमाम किस्म की बातें सामने। देखिए, उपचुनाव का जो परिणाम होता है और जो तय है कि सत्ता पक्ष के खिलाफ जा रहा है, अगर एक वर्ष की जो ये इनकी उपलब्धियां पिछले 4 दिन पहले मना रहे थे और ये जो नाकामियां है उसके लिए माफी नहीं मांगी, जब जनता फैसला कर देगी और उपचुनाव गठबंधन सरकार बुरी तरह जमानत जब्त करके हारेगी, तो एक बात तय है कि प्रदेश की जनता जो 1 साल से पिछले 5-6 साल से परेशान है, हताश है, कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, समझती है कि भाई किसी न किसी प्रकार से जो भावनाओं में बहकर विकास के झूठे आंकड़े, 75 पार के नारे और जाति धर्म भाषा क्षेत्र के आधार पर जो मतदान हो चुका था पहले, वो सरकार इनकी बन गई थी जोड़ तोड़ से। क्योंकि आप देखिए, चुनाव के दौरान भी जो जेजेपी आप सत्ता में बैठी है और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी जो आज हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन दोनों के, इन नेताओं के बयान देखिए आप। मनोहर लाल खट्टर जी के 4 बयान होते थे दुष्यंत जी के लिए, और दुष्यंत जी दिग्विजय जी हरियाणा प्रदेश की राजनीति में किस प्रकार की बयानबाजी उनके लिए करते थे और भाजपा के नेताओं के लिए करते। और हरियाणा की गृह मंत्री अनिल विज जी के वो गाने, वो शेर आपको शायद आपने अपने टीवी पे देखे, हमने भी सुने। तो इस प्रकार से जब दोनों का कहीं भी कोई गठबंधन नहीं है विचारों से, केवल लूट का गठबंधन है, तो इस प्रकार दोनों की जब हार होगी और प्रदेश की जनता, विशेषकर किसान वर्ग, मजदूर वर्ग जो पिछले 2 महीने से सड़कों पे है, जो अपने अधिकार और मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, अगर वो सड़कों पे है, उसका अधिकार है, और यहाँ पर बड़ौदा की जनता जो तय है कि कांग्रेस के पक्ष में सीट को जिताकर गठबंधन सरकार को हराने जा रही है, तो प्रदेश की राजनीति में एक नया समीकरण पैदा होगा और यहीं से इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू होगी और इनमें भगदड़ मचेगी। आप देखिए, चुनाव से पहले आज जेजेपी के पास केवल 4 विधायक समर्थन में, और क्या है, निर्दलीय वेट कर रहे हैं। हमारे जो सम्मानित विधायक निर्दलीय हैं, प्रदेश की राजनीति में उनका एक महत्वपूर्ण भूमिका है,
वो भी अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि जैसे ही सत्ता पक्ष बुरी तरह हारती है, कांग्रेस को फिर से सीट मिलती है, तो प्रदेश की राजनीति में नया आयाम, नया इतिहास लिखा जाएगा। जिस भगदड़ की बात आप चंडीगढ़ से कर रहे हैं राय सिंह जी, ये बात आप समझ लो, जिस देख भगदड़ लो, की बात इसका आप कर केवल रहे 10 हैं, तारीख तक हमने प्रतिष्ठा प्रदान के रूप में देखना है, ठीक है। और उसके बाद हरियाणा की भगदड़ की आप राजनीति में बात कर रहे एक बार हैं, फिर जिस भगदड़ की आप बात कर रहे हैं राय सिंह जी, सरकार बनने जा रही है। जिस भगदड़ की आप बात कर रहे हैं पिछले 2 चुनाव से, तो हम उस भगदड़ को कांग्रेस के अंदर देख रहे हैं। और जिस तरीके की स्थिति सामने आई दीपेंद्र हुड्डा के मंच पर, जहां पर कुमारी सैलजा को मजबूरन उस मंच को छोड़ना पड़ा। साकेत जी आरोप बिल्कुल आप मुझे दिखाइए, मैं चुनाव में रहा हूँ, ये झूठ है, बिल्कुल बेबुनियाद है, भाजपा के लोगों का षड्यंत्र है। अरे सर, 2014 का चुनाव उठाइए ना आप। राव इंद्रजीत किसके थे? चौधरी वीरेंद्र किसके थे? धर्मवीर सिंह किसके थे? सभी नेताओं ने उस मंच पर जाकर उन्होंने काम किया है और राय सिंह उनकी जी, आवाज को सुना है। राय सिंह जी, किसान राय और सिंह दूसरे जी, हमारे सभी किसान वर्ग के लोग हैं, उनके बीच में हमारी दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ मिलकर उन्होंने चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया है। मैंने तो 3 राय सिंह जी, राय सिंह जी, केवल 10 तारीख का परिणाम जो है जो आप देखेंगे हरियाणा की एक चीज राजनीति में नया इतिहास राय सिंह जी, एक चीज इंप्रूव कर लीजिए आप। बोलते अच्छा है, सुनना भी अच्छे से शुरू कर दीजिए। एक अच्छे श्रोता भी आप बन जाएंगे तो मेरे लिए भी डिबेट को कंडक्ट करना आसान होगा और बाकी प्रवक्ताओं के लिए भी आसान कई होगा। बार आवाज का कई बार व्यापक तरीके से आती है, तो मैं समझता हूँ कि शायद मेरी बात पहुंच नहीं पा रही है। ये केवल तकनीकी कारण से ऐसा हो सकता है। मुझे अच्छा लगता है कि कोई अच्छी तरीके से मुझे समझाए, सवाल करे, बात करे। और दूसरी जो हमारे सम्मानित प्रवक्ता जेटली जी हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, उनका मैं बहुत पाने तरीके से सुनता आ रहा हूँ। तो ऐसा कोई मेरे मन में भाव नहीं है कि मैं किसी की बात न सुनूं। हरियाणा तकनीकी तरीके से ऐसा हो सकता है। हरियाणा की राजनीति की खासियत है ये, आप तीनों प्रवक्ता हैं। हरियाणा की राजनीति की खासियत है कि बेशक डिबेट में बहस हो जाती है अपना अपना पक्ष रखने के चक्कर में, लेकिन डिबेट के बाद मैंने देखा है कि किस तरीके से एक भाईचारा आप लोग निभाते हैं और कितने प्यार से, सौहार्द से आप लोग रहते हैं। वो एक मिसाल है, आप लोग राजनीति की अच्छी मिसाल पेश कर रहे हैं। लेकिन राय सिंह जी, मैंने 2014 में 3 नाम आपको गिनाए कि किस तरीके से चौधरी वीरेंद्र, किस तरीके से धर्मवीर सिंह, किस तरीके से राव इंद्रजीत, ये जो कांग्रेस के ऐसे दिग्गज थे, ऐसा मजबूत धड़ा था कांग्रेस का, इन लोगों ने छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। भगदड़ तो आपकी पार्टी में मस्ती थे। देखिए साकेत जी, वो समय था और जिस प्रकार से उन हमारे प्रदेश के नेताओं ने निर्णय लिया, वो कहीं ना कहीं सत्ता का लालच, पद का लालच और व्यवस्था के आधार पर जो भी तरीके होते हैं, मैं उन बड़े नेताओं के समान में ऐसी बात नहीं कहना चाहता, उनका व्यक्तिगत निर्णय था। लेकिन इससे जनता को, विशेषकर के नेताओं को, समर्पित कार्यकर्ताओं को दुख पहुंचता है। और ये परिपाटी रही है भाजपा की। भाजपा में हमेशा से आप देखिए कि इनकी कोई विचारधारा नहीं है। इनकी विचारधारा केवल एक है, षड्यंत्र की, साजिश की, लूट की, और किस प्रकार इस सारे गठबंधन को राजनीतिक रूप से सत्ता का कैसे खेल खेलना है, ये केवल ये जानते हैं। ऐसे में प्रभावित करते हैं, इनके तरीके हैं। आप उस बात पे ना जाइए, आप वर्तमान में देखिए कि किस प्रकार मध्य प्रदेश की सरकार को तोड़ने का, ठीक है, आगे आने वाले कुछ दिनों तक, 1 हफ्ते का वक्त है, कुछ दिनों तक बड़ौदा का मसला लगातार चलेगा, लगातार बड़ौदा पर बातचीत होगी। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो बड़ौदा के इस रण में अभी कुछ दिन का इंतजार अभी और बाकी है, क्योंकि अब युद्ध लगभग खत्म है। बस अब जजमेंट की बारी है और ये बता दिया जाएगा कि विजेता कौन है। आज की पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।